हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। मैंने उनको कलेक्ट किया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, खुदा गंजे को नाखून ना दें, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। ये जो लोकोक्ति दी गई है इसका अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है, एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया। यहाँ पर दोष होना चाहिए, एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया। तीसरा विकल्प है, लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध ना निकालें। तीसरा है, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। तो देखिए, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे होंगे, लेकिन नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, उसका कारण ये है कि खुदा गंजे को नाखून ना दें। यहाँ पर किसी चीज़ की मनाही की जा रही है, किसी चीज़ को मना किया जा रहा है कि ये चीज़ ना दिया जाए। तो यहाँ पर भी नहीं के द्वारा संकेत किया गया है, या अर्थात इसमें भी निगेटिविटी है, और ये जो आपकी लोकोक्ति थी इसमें भी निगेटिविटी थी, है ना। इसीलिए हमको ऑप्शन ए के साथ चलना है ना। नहीं तो आपका ये दूसरा वाला भी बहुत सटीक है, एक दोष पहले से था और दूसरा और आ गया, ये भी सटीक था, लेकिन यहाँ पर मना नहीं किया गया है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, कर्मधारय समास के उदाहरण वाला विकल्प है। कर्मधारय समास का उदाहरण वाला विकल्प कौन सा है साथियों। आप तो जानते ही हैं, कर्मधारय समास का एक पद विशेष से दूसरा विशेषण होता है ना। यहाँ पर नीलकंठ, पाठशाला, गगनचुंबी, श्वेत पत्र। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ये है, तो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया है ना। पाठशाला, पाठ की शाला, पढ़ने की शाला, है ना। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया है। गगन को चूमने वाला, को कारक चिन्ह मिल रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास ये भी है। श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता क्या है। पत्र की विशेषता है कि वह श्वेत है, मतलब सफ़ेद है। तो यहाँ पर एक पद विशेष से दूसरा विशेषण है, और कर्मधारय समास वही होता है जिसमें एक पद विशेष से दूसरा विशेषण होता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, लिंग की दृष्टि से दही है। लिंग की दृष्टि से दही है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो देखिए साथियों, दही, दही आपका ईकारांत शब्द है, और ईकारांत शब्द अक्सर, मतलब ज़्यादातर ईकारांत शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन दही आपका स्त्रीलिंग नहीं है ना। ये पुल्लिंग है ना। दही खट्टा है, दही के साथ खट्टी नहीं लगाया जाता है, दही खट्टा है ऐसा बोला जाता है। तो दही आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, शुद्ध विकल्प का चयन करें। शुद्ध विकल्प का चयन करना है साथियों। जिजीविषा आपका चारों विकल्प में लिखा गया है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, यही सब हेर फेर किया गया है। तो सबसे शुद्ध कौन सा होता है, जिजीविषा। जा पर छोटी की मात्रा, फिर जा पर बड़ी की मात्रा, फिर वा पर छोटी की मात्रा, फिर खष्टी सा, यही वाला आपका जिजीविषा शुद्ध होता है। और ये वाला विकल्प आपका कहाँ पर दिया गया है, छोटी की मात्रा, छोटी, ऑप्शन बी जिजीविषा। देखिए जिजीविषा आपका ऑप्शन बी वाला जिजीविषा शुद्ध होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है, पक्ष का तद्भव रूप क्या है। पक्ष का तद्भव रूप बताना है साथियों। पक्ष का तद्भव रूप बताना है। क्या होगा, पंख, पखेरु, पंछी, पंखा। तो जो पक्ष होता है ये संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, पंख। संस्कृत में पक्ष कहते हैं, हिंदी में पंख कहते हैं। संस्कृत वाला तत्सम होता है, हिंदी वाला तद्भव होता है, अर्थात पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा, पंख होगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कह रहा है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का मतलब क्या होगा साथियों? अहि का पर्यायवाची नहीं है, देख लीजिए पहले विकल्प देखिए, सिंदूर, सरीसृप, उरग, पवनास। तो जो अहि होता है ये घोड़ा का पर्याय है। किसका? घोड़ा का पर्याय होता है। और घोड़ा को अहि कहा जाता है, सिंदूर भी कहा जाता है, उरग भी कहा जाता है, पवनास भी कहा जाता है, लेकिन घोड़ा को सरीसृप नहीं कहा जाता है। सरीसृप आपका सर्प को कहा जाता है ना। तो अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो अहि का पर्यायवाची सरीसृप नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सदैव का विपरीतार्थक होगा, यानी सदैव का विलोम बताना है साथियों। सदैव का विलोम क्या होगा? बीरत होगा, बीरज होगा, बीरद होगा, बिरल होगा। तो जो सदैव का विपरीत होता है वो होता है आपका बिरल। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है उड्डयन का संधि विच्छेद है। उड्डयन का संधि विच्छेद करना है साथियों। क्या होगा उड्डयन का संधि विच्छेद? उद्धन अयण, उड्डधन डयन, उत्धन डयन, उत्धन अयण। तो उड्डयन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत्धन डयन। उत्धन, सॉरी डा के नीचे हलंत नहीं रहेगा साथियों, है ना। उत्धन डयन, डयन। आप अपना विकल्प मिला लीजिए। आपका विकल्प आपका सी है, उड्डयन का संधि विच्छेद उत्धन डयन होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है भवानी शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग रूप ढूंढना है। पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भवानी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा यही बताना है। भवानी ही होगा, या भवा होगा, या भव होगा, या भवान होगा। तो भवानी स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो बनेगा भव, है ना। इसका पुल्लिंग बनाएंगे भव बनेगा। भव आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है। अब देखिए यहाँ पर वह अगले साल आएगा, इसका मतलब वह अगले साल पर आएगा। और पर कारक चिन्ह किसका होता है? अधिकरण में पे पर, है ना। पर कारक चिन्ह आपका होता है अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है पर। आपका ऑप्शन डी इसमें क्या है? करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, या मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, जो उत्तम पुरुष होता है वह होता है मैं, मैंने, है ना, मुझे, ये सब आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तू आता है, तुम आता है, और आप आता है। और अन्य पुरुष में क्या आता है? वह आता है ना, वह आता है, वे आते हैं, वे आता है। ये सब आपका अन्य पुरुष में। और मुझे पूछा गया है तो मुझे क्या होगा? उत्तम पुरुष का सर्वनाम होगा। उत्तम पुरुष का सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? आमरण, सुशासन, कपूत, संगम। तो देखिए आमरण में आ उपसर्ग है, सुशासन में सु उपसर्ग है, कपूत में का उपसर्ग है, संगम में आपका सम उपसर्ग है। तो यहाँ पर आ और सु और सम ये आपके हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। आ, सु और सम, लेकिन का आपका हिंदी भाषा का उपसर्ग नहीं है, इसीलिए कपूत आपका हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कह रहा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, घोष वर्ण नहीं है उसकी पहचान करना है। ता, ला, रा, डा। तो देखिए साथियों, आपका जो घोष वर्ण होते हैं वो तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आपका घोष होता है। साथ ही साथ या, र, ला, वा ये भी आपके क्या होते हैं, घोष होते हैं, है ना। तो और अब देख लीजिए यहाँ पर इतने से ही शायद निकल जाएगा, है ना। या, रा, ला, वा ये तो आपके क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। घोष को ही क्या कहा जाता है, सघोष कहा जाता है। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, घोष को ही सघोष कहते हैं। तो ये डा, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा ये तीसरा अक्षर है। या, रा, ला, वा में आता है, या ये या, रा, ला, वा में ये भी आ जाता है ना। तो ये भी आपका देखो ये तीसरा अक्षर है इसलिए ये घोष है, ये भी आपका घोष है। और ला ये भी आपका घोष है। ता क्या है, पहला अक्षर है। और पहला अक्षर और दूसरा अक्षर किसी भी लाइन का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, मतलब वर्गीय व्यंजन की बात कर रहे हैं। पहले और दूसरे व्यंजन पहले और दूसरे व्यंजन आपके वर्गीय व्यंजन में पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, आपका अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। अतः ता घोष नहीं है बल्कि क्या है, अघोष वर्ण है। क्या है, अघोष वर्ण है। थोड़ा सा साथियों हमारे यहाँ कोलाहल ज़्यादा रहता है, बाहर इतनी आवाज़ें होती हैं, सबको समझाते हैं लेकिन एक छोटा सा बच्चा है जिसकी वजह से सब उसी में डिस्टर्ब रहते हैं, है ना। और आवाज़ मोबाइल में तो उतनी नहीं जाती है लेकिन हमारे कानों में ज़्यादा आती है, और हमारे कान में ज़्यादा आती है तो बताने में दिक्कत होती है, आवाज़ पर ध्यान चला जाता है। अब यहाँ पर इसमें कहा गया है सुमित्रा में प्रत्यय है, सुमित्रा में प्रत्यय बताना है साथियों। सुमित्रा में प्रत्यय बताना है, अप्रत्यय है या बड़ा अप्रत्यय है, अत्रा प्रत्यय है या इत्रा प्रत्यय है। तो सुमित्रा को तोड़ देते हैं। सुमित्र, देखो सुमित्रा को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, ये सुमित्र में टूटेगा। किसमें, सुमित्र। सुमित्र प्लस आ से बना है, सुमित्रा में बड़ा आ की मात्रा है ना। तो सुमित्र मूल शब्द है, आ इसमें जोड़ा गया है ना। तो आ, बड़ा आ ही क्या होगा, इसमें प्रत्यय होगा। शब्द के बाद में जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने के लिए कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, है ना। तो यहाँ पर जो शुद्ध विकल्प है वो है आपका उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट जवाब है। आज साथियों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, 15 ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं है, जितना भी है आप उतने का प्रैक्टिस करो और आप अपना स्कोर अब बता दो कितना है ना। 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट करके बताइएगा।